नमस्ते, मैं राशि जहांगीर। आज पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी, जिसमें पाठ नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के पहले भाग में हमने 11 गद्यांश पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे 12वां गद्यांश। देखिए, क्या निराश हुआ जाए पाठ का 12वां गद्यांश। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई। देखिए, यहाँ कातर शब्द है, इसका अर्थ है दीनता युक्त। और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा का अर्थ है हाव भाव को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। इस गद्यांश में लेखक ने अपनी एक बस यात्रा का विवरण देते हुए बताया है कि लोग किस प्रकार विचलित और आक्रामक हो जाते हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, यानी भयभीत का अर्थ है डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। लेखक यात्रियों की आशंका के विपरीत कंडक्टर के नए बस लेकर आने का वर्णन किया है। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। लेखक अपने साथ हुई 2 घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लेखक यह विश्वास प्रकट कर पा रहा है कि अपनी मानवता की भावनाएं समाप्त नहीं हुई है। लोगों में अभी भी दया भाव और ईमानदारी बची हुई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें
बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक ने महान कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने ईश्वर के न्याय में अपने अडिग विश्वास का परिचय कराया है। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। देखिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर। देखिए पहला प्रश्न, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर है, लेखक धोखा खाने के बाद भी इसलिए निराश नहीं है क्योंकि वह जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। उसके साथ विश्वासघात बहुत कम हुआ है। ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हुई है जब लोगों ने बिना कारण उसकी मदद की है। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी घटनाएं देखी सुनी होगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। देखिए इस प्रश्न का उत्तर। ऐसी अनेक घटनाएं मेरे देखने और पढ़ने में आई है। इनमें से 2 घटनाओं ने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक घटना का शीर्षक था, अभी ईमानदारी जिंदा है। एक महिला ने रिक्शे वाले के पैसे चुकाए और चल दी, लेकिन वह अपना पर्स रिक्शे में ही भूल गई। रिक्शे वाले ने कुछ सोचा और लौटकर उसी स्थान पर जा खड़ा हुआ जहां वह महिला उतरी थी। कुछ देर बाद वही महिला घबराई हुई वहां आ पहुंची। रिक्शे वाले ने पर्स उसे लौटा दिया। पर्स में कुछ गहने, रुपए, एटीएम और मोबाइल आदि थे। टिप्पणी, यह घटना इस आपाधापी भ्रष्टाचार बेईमानी के युग में आशा की एक किरण है। कि दूसरी घटना उदयपुर की है, जहां एक महिला अनाथ और गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रही है। इस महिला के जीवन का उद्देश्य अनाथ बच्चों को साक्षर बनाना है। पिछले 15 वर्षों से वह इस कार्य में लगी है। हर साल उसके स्कूल में कुछ न कुछ अनाथ और गरीब बच्चे आते हैं। इस सेवा कार्य में वह इतनी तल्लीन है कि उसने शादी तक नहीं की। टिप्पणी, इस समाचार को पढ़कर उक्त शिक्षिका के त्याग एवं सेवा भाव के प्रति मन श्रद्धा से भर जाता है। प्रत्येक शहर में लोगों को अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा यज्ञ में अपनी आहुति देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हो। देखिए इस प्रश्न का उत्तर। आजकल समाचार पत्रों में नकारात्मक घटनाओं को प्रमुखता से तथा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। निस्वार्थ भाव से किसी की भलाई करने की खबरें नहीं के बराबर छापी जाती है। ऐसी ही एक घटना मेरे पड़ोस की है। चौबे जी मेरे पड़ोसी है। सीधे साधे साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। उनके 4 पुत्र और 2 बेटियां हैं। चौबे जी एक निजी फर्म में काम करते हैं और किसी तरह परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनका बड़ा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन धनाभाव के कारण चाहते हुए भी आगे पढ़ नहीं पा रहा था। इससे पूरा परिवार बहुत दुखी था। एक दिन पड़ोस में ही रहने वाले गुप्ता जी, जो अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, चौबे जी के घर आए। बातचीत के दौरान बेटे की आगे की पढ़ाई की चर्चा हुई। पूरा वृत्तांत सुनने के बाद गुप्ता जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि 2-4 दिन में सारी व्यवस्था हो जाएगी। 2 दिन बाद ही गुप्ता जी एक फार्म को लेकर पहुंचे और चौबे जी के बेटे से उसे बनने को कहा। यह फार्म कोलकाता के किसी धर्मादाय ट्रस्ट का था। 1 सप्ताह के अंदर ही चौबे जी के बेटे को 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति आगे की पढ़ाई के लिए मिल गई। चौबे जी ने अपने बेटे का आईआईटी में दाखिला करवा दिया। आईआईटी अंतिम वर्ष की पढ़ाई पूरी भी नहीं हो पाई थी कि
उनके बेटे का चयन अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए अच्छे वेतन पर हो गया। चौबे जी का बेटा आज अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आज चौबे जी का पूरा परिवार गुप्ता जी का एहसानमंद है। देखिए आगे, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के सपने देखे थे, लिखिए। उत्तर है, मेरे विचार से हमारे देश के महान विद्वानों ने ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव हो, देश में कोई गरीब, दुखी और निरक्षर न हो तथा सभी स्वस्थ हो। इसके अलावा देश में भ्रष्टाचार, हिंसा, अपराध तथा आतंकवाद न हो। अगला प्रश्न है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। उत्तर है, मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोग स्वस्थ, शिक्षित, संपन्न एवं ईमानदार हो। सभी जाति, संप्रदाय, धर्म, प्रदेश आदि की भावना से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्रेम तथा सद्भाव से रहे। देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा न हो तथा सांप्रदायिकता और आतंकवाद का नामो निशान न हो। देश आत्मनिर्भर तथा समृद्ध हो, लोगों में आपस में भाईचारा हो। इस पाठ के प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।